हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज लेकर आए थे जिसका नाम था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। तो उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं और आज के टाइम पर या पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा एक न्यूज चल रही है जिसमें बेसिकली डिमांड की जा रही है कि हमारे यहाँ पर एक नया स्टेट होना चाहिए जिसका नाम रखा गया भील प्रदेश। तो बेसिकली क्या है भील प्रदेश, कौन उसकी डिमांड कर रहा है, क्या उसकी डिमांड को पूरा किया जा सकता है, किस बिहाफ पर वो डिमांड कर रहा है, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने स्टेट के बनाने की, स्टेट के फॉर्मेशन की डिमांड की और उसकी डिमांड को एक्सेप्ट किया गया हो, और अगर आज से पहले स्टेट बने तो किस किस बिहाफ पर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। इन सभी बातों को आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं कि अगर कल को गलती से आपके एग्जाम में कोई पैसेज आता है जो आपके भील प्रदेश या किसी नए स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बनता है तो हम उसको एक साथ कंटिन्यूटी में पूरी डिटेल के साथ डिटेल्ड एनालिसिस में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसकी बात कर रहा है? भील प्रदेश। तो पहले थोड़ा सा बेसिक सा डाटा याद रखना कि जो भील प्रदेश है, इस भील प्रदेश की डिमांड एक्चुअल में कहां पर हो रही है। तो सिंपल सा याद रखना कि आपके राजस्थान के अंदर और राजस्थान के साथ साथ देखो जो भील है ना, बेसिकली क्या है, एक ट्राइब। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ट्राइब्स क्या होती हैं, तो याद रखना टोटल हमारे पास कितनी ट्राइब्स हैं? 705। और ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 2011 के डाटा के सेंसस के बिहाफ पर अब बढ़ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा ट्राइब्स के अंदर पूछेगा मैक्सिमम ट्राइब्स कहां पे हैं, तो याद रखना आपके मध्य प्रदेश एमपी। आपसे पूछेगा मिनिमम कहां पे हैं, तो याद रखना आपका पंजाब और हरियाणा। यहां पर 0 ट्राइब्स रहती हैं, यहां पे मैक्सिमम है। ठीक है, अब एक बात समझना, ट्राइब्स देखो, एक होता है एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एक होता है एसटी, एक होता है ओबीसी और एक होता है जनरल। ठीक है, ये 4 हमारे पास कैटेगरी बनी हुई है। और बेसिकली इस एससी या इस एसटी में ये क्या है? कैटेगरी, ना कि कास्ट, ध्यान रखना। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमारे पास जो ट्राइब्स है उनमें से एक ट्राइब आता है भील ट्राइब। और जो भील ट्राइब है ना, वो मैक्सिमम आपका कहां पर रहता है? तो भील ट्राइब का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी आपको कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, उसके साथ साथ आपके महाराष्ट्र में, आपके गुजरात में और आपके एमपी में। इन 4 स्टेट में मेनली क्या पाए जाते हैं? भील। तो इन भीलों का कहना है कि हमें क्या करो, अगर डाटा की बात करोगे तो 2011 सेंसस जो हुआ था हमारा, उसके अकॉर्डिंग 1.7 करोड़ भील यहां पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में 41 लाख और ये सब बेसिक सा डाटा लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमें क्या दिया जाए? एक न्यू स्टेट बनाकर दिया जाए। और अगर मान लो स्टेट बना तो कौन से नंबर का स्टेट बन जाएगा? 29 नंबर का, क्योंकि 28 तो पहले है हमारे पास। तो क्या इनकी डिमांड करना जायज है? क्या इनको डिमांड करनी चाहिए? और करनी चाहिए तो किस बिहाफ पर करनी चाहिए? और उसके बाद अगर मान लो कल को एक्सेप्ट की भी जाती है तो किस बिहाफ पर इनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया जाएगा? तो चलिए उसी को कंटिन्यू रखते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो हुआ क्या, मैंने कहा कि मान लो इन्होंने कहा, क्या इससे पहले भी इन्होंने कभी डिमांड की है? तो याद रखना 1913 में। अच्छा आपने पढ़ा होगा 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा एक इंसिडेंट होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। और जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, इस दिन क्या हुआ था कि जो आपके जनरल डायर थे, उन जनरल डायर ने क्या किया था? बेसिकली गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए थे। कहां पर? जलियांवाला बाग में। क्यों? क्योंकि उससे पहले वहां पर एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम क्या था? रोलेट एक्ट। शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उस रोलेट एक्ट के अंदर क्या था? इसको ब्लैक एक्ट भी कहा था महात्मा गांधी जी ने। और इसमें कहा गया था कि अगर कोई अंग्रेजी जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट अगर कुछ एक्टिविटी करता पाया गया, टेररिस्ट एक्टिविटी, तो उसको उठाकर जेल में डाल देंगे मिनिमम 2 साल के लिए। ना अपील होगी, ना बेल होगा, कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इसका अपोज हुआ, और अपोज हुआ तो हुआ क्या? 2 जो लोकल लीडर्स थे पंजाब के, एक का नाम क्या था? सत्यपाल। क्या नाम था एक का? सत्यपाल। और दूसरे का नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। तो इनके अरेस्ट के अपोज में पंजाब के लोग क्या करते हैं? अमृतसर के आपके जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। और उसी दिन गलती से क्या होता है? तो याद रखना बैसाखी होती है, जिस दिन ये लोग फसल काटने की जो खुशी है उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पर जनरल डायर पहुंचता है और वहां पर गोली चलाने के आदेश दे देता है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। और इसका जो रिवेंज लिया था वो किसने लिया था? तो आपको पता होगा, शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह जो थे उन्होंने इसका रिवेंज लिया। किसको मारा इन्होंने? तो आपके जनरल डायर को मारा। और इनको 31 जुलाई
1940 को इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी वहीं लंदन में। ठीक है, तो ये जो था ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। सेम ऐसा ही कुछ हुआ कहां पर, किन के साथ, भील लोगों के साथ, समझना। अच्छा, लास्ट ईयर भी एग्जाम में क्वेश्चन था, ध्यान रखना। जनरल डायर उस समय वहां गोली चला रहे थे, जनरल डायर उस समय वहां के कमिश्नर भी थे, लेकिन डिफरेंस क्या है समझना। दो जनरल रेजिनल्ड डायर, अगर जनरल रेजिनल्ड डायर पूछे तो ये वहां पर गोली चलाने वालों में से थे। अगर पूछे जनरल माइकल ओ डायर, तो माइकल ओ डायर कौन थे, तो ये उस समय क्या थे, वहां पर कमिश्नर थे, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के हेड थे, ऐसे याद कर लेना। तो एक्चुअल में ऑर्डर किसने दिया था, माइकल ओ डायर ने। शूट कौन कर रहा था, रेजिनल्ड डायर। तो लास्ट टाइम भी आपके क्लैट के एग्जाम में पूछा था कि उस समय शूट कौन कर रहा था, तो याद रखना कौन था, रेजिनल्ड डायर। और उधम सिंह ने किसको जाकर मारा था, तो याद रखना माइकल ओ डायर को। ठीक है, और इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब समझना, सेम इंसिडेंट कब होता है, 1913 में। 1913 में क्या हुआ, तो 1913 में एक पर्सन थे जो कि जिनका नाम क्या था, गोविंद गुरु बंजारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिमांड की किसकी, भील प्रदेश की। और जब भील प्रदेश की डिमांड की तो इनकी डिमांड को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। किसी ने नहीं सुनी क्योंकि ब्रिटिश सरकार का रूल था यहाँ पे। तो हुआ क्या, इनको मारा गया और इसी को कहा गया आदिवासी मैसेकर। और ये कब होता है आपका, तो याद रखना 1913 में। उसके बाद इन्होंने कभी डिमांड नहीं की। अब जाकर इन्होंने डिमांड की, इनकी कुछ दिन पहले एक पार्टी है, ध्यान रखना, बीटीपी। व्हाट इज बीटीपी, तो याद रखना भारतीय ट्राइबल पार्टी। ये जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2017। इसने क्या किया, इसने डिमांड की कुछ दिन पहले, इनकी बांसवाड़ा में क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। और बांसवाड़ा में जब मीटिंग हुई तो इन्होंने एक चीज की डिमांड की कि हमें क्या चाहिए, भील प्रदेश चाहिए। कितने स्टेट को मिलाकर, तो आपके गुजरात, आपका राजस्थान, आपका महाराष्ट्र और आपका एमपी, इसमें जितने भी भील लोग है ना, इनको मिलाकर क्या बना दिया जाए, इन सारे इलाकों को क्या बना दिया जाए, भील प्रदेश। कितने डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए उसमें, लगभग अप्रोक्सीमेटली 49 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कहां से होंगे, तो बोले मैक्सिमम कहां से होने चाहिए, आपके राजस्थान से होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको 49 भी नहीं कह सकता क्योंकि कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये डाटा चाहिए अपना भी ध्यान रखना। लेकिन हाँ, ये इन 4 स्टेट में ये भील प्रदेश बनाने की डिमांड हो रही है। ठीक है, अब बात ये निकल के आती है कि क्या हमारी सरकार भील प्रदेश बनाने के लिए उनको हाँ कर सकती है क्या, क्या भील प्रदेश बन सकता है क्या, और अगर बनेगा तो कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा समझना, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ हूं तो मुझे पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट है, और उस पार्ट फर्स्ट में टोटल आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और लास्ट में है आर्टिकल नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें लिखा है पार्ट नंबर 2 में कि मान लो ये आपका क्या है, इंडिया, और यहां से कोई बाहर से कोई दूसरा स्टेट है वो अंदर आना चाहता है तो अपनी मर्जी से आ सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से बाहर एग्जिट नहीं कर सकता। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हमारी टेरिटरी में क्या काउंट होता है, तो याद रखना स्टेट होना चाहिए, ठीक है, यूटी होना चाहिए, या फिर कोई एक्वायर्ड एरिया हो सकता है जिसको हमने कब्जा लिया हो किसी पे अटैक करके। ये 3 किस में काउंट होते हैं, तो हमारे तीनों काउंट होते हैं आपके इंडिया की डेफिनेशन में। लेकिन फॉर एग्जांपल 1975 में हमने क्या किया, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, हमने क्या किया, इसके अंदर हमने सिक्किम को किस में ऐड कर दिया, इंडिया में, और सिक्किम को क्या बना दिया, तो याद रखना एसोसिएट स्टेट बना दिया हमने उसको। ठीक है, लेकिन एसोसिएट स्टेट तो हमारी डेफिनेशन में आता ही नहीं है। तो जब नहीं आता है तो हमने क्या किया, एक और अमेंडमेंट किया, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, और इसमें हमने क्या किया, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट से हटाकर हमने क्या बना दिया, स्टेट। और आज किसका पार्ट है सिक्किम, इंडिया का। पहले किसका था, चाइना तिब्बत। ठीक है, अब ये किसका है, इंडिया का। अब अगर ये अपनी मर्जी से जाना चाहे तो जा नहीं सकता। कल को लाहौर अगर इंडिया में आना चाहे तो आ सकता, लेकिन इंडिया से बाहर नहीं जा सकता अपनी मर्जी से। ठीक है, अब क्या हुआ, अच्छा आर्टिकल 2 में, 3 में क्या लिखा है, 3 में लिखा है कि ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द बाउंड्री और द नेम ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर बाउंड्री में कुछ भी चेंजमेंट करना हुआ
तो आपकी बाउंड्री, ठीक है, स्टेट की बाउंड्री या फिर स्टेट का जो नाम होगा उसको कौन चेंज कर सकता है? तो ओनली पार्लियामेंट कर सकती है। तो एक बात बताओ, अगर भील प्रदेश बना तो कौन से आर्टिकल से कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट कर सकती है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 3 में, क्योंकि 4 स्टेटों को तोड़कर तो नया स्टेट बनेगा, तो अल्टरेशन हो गया, चेंजमेंट हो गया बाउंड्रीज में, एक नया नाम मिल गया उनको, तो कौन कर सकता है? ओनली पार्लियामेंट कर सकती है। बात समझ में आ रही है? और आर्टिकल नंबर 4 में क्या लिखा है कि एनी चेंजमेंट इन आर्टिकल 1, 2 और 3 किससे हो जाता है? नॉर्मल मेजोरिटी से हो जाता है। यानी कि साफ साफ लिखा है कि आपको आर्टिकल नंबर 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 368 में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो काउंट होते हैं, और जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि उसमें लिखा है साफ साफ 2 तरीके से अमेंडमेंट होते हैं। या तो कैसे होगा? 2/3 मेजोरिटी, या फिर 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट की परमिशन, ठीक है। लेकिन सिंपल मेजोरिटी से अगर करना होगा तो 1, 2, 3 में आराम से चेंजमेंट किया जा सकता है। तो अगर कल को भील प्रदेश बना तो बन तो आराम से सकता है, आर्टिकल 1, 2, 3 में आ रहा है, ठीक है। लेकिन बनेगा कैसे? डिमांड किसके बिहाफ पर हो रही है? तो कास्ट के बिहाफ पर या कैटेगरी के बिहाफ पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या कास्ट या कैटेगरी के बिहाफ पर मिल सकता है? तो याद रखना ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा समझने की कोशिश करो, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय हमारे पास एक हुआ करते थे स्टेट, ठीक है, एक हुआ करती थी यूटी, एक हुआ करती थी कमिश्नरी, ठीक है। और हमारे पास टोटल कमिश्नरी कितनी थी? तो याद रखना 4। कौन कौन सी कमिश्नरी थी? तो ए, बी, सी और डी। ए से क्या बना? तो याद रखना ए से बना आपका अजमेर, बी से क्या बना आपका? तो बी से बना बलूचिस्तान, ठीक है। सी से क्या बना? तो सी से बना आपका कुर्ग, ठीक है। और डी से क्या बना आपका? दिल्ली। ये 4 क्या थी? हाई कमिश्नरीज या कमिश्नरेट कहते थे इनको। और उसके साथ साथ स्टेट था, यूटी था और कमिश्नरी थी, और एक क्या था आपका? अंडमान एंड निकोबार। बस यही हुआ करता था। अब क्या हुआ? धीरे 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 उस समय हमारे पास 11 स्टेट थे, ठीक है, और लगभग 6 क्या हुआ करती थी? यूटी। अब बाकी क्या थे? तो बाकी याद रखना 500 प्लस क्या थे? 550 प्लस क्या थे? प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें जिनको कहते थे, ठीक है। अब इनके रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हुआ। अब क्या हुआ? धीरे धीरे स्टेट की डिमांड होने लगी कि हमें लैंग्वेज के बिहाफ पे अलग किया जाए। जैसे कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक, मराठा बोलने वाले महाराष्ट्र बन गए, तमिल बोलने वाले आपके वो तमिलनाडु बन गया, तेलुगु बोलने वालों को आपका आंध्र प्रदेश मिल गया। लेकिन ये हुआ कैसे? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो समझना उस समय हमारे इंडिया की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी। लेकिन इनको क्या चाहिए था? इनको स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना था। तो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले डिमांड उठने लगी किस बात की? कि हमें क्या बनाना है? स्टेट। और स्टेट को किसके बिहाफ पर बनाना है? तो याद रखना लैंग्वेज के बिहाफ पर, ठीक है। इसके लिए कमीशन बना, शायद आपको पता होगा, धर कमीशन, ठीक है, धर कमीशन, जो कि बना था 1948, ठीक है। एस के धर क्या थे? इसके हेड थे, ठीक है। फिर एक कमीशन बना दूसरा, जिसका नाम क्या था? जेवीपी कमीशन। क्या नाम था? जेवीपी कमीशन, जो कब बना था? 1948। और इस जेवीपी का नाम है जे से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वी से क्या बना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी से क्या बना? तो पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग थे इसके मेंबर। और उसमें कौन था? धर कमीशन में एस के धर। इन दोनों ने कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाया, दोनों ने रिकमेंड किया कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बिहाफ पर होना चाहिए। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहां पर इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। और जब एक्सेप्ट नहीं किया गया तो दोनों को क्या कर दिया हमने? नेग्लेक्ट कर दिया, तो इनके बिहाफ पर नहीं बना। फिर क्या हुआ? टाइम आ जाता है 1953। एक पर्सन होता है, शायद आप नाम जानते होंगे, श्री पोट्टी रामुलु, ठीक है। ये होते हैं बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश के। ये कहते हैं कि स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन किसके बिहाफ पर होना चाहिए? लैंग्वेज। ये बैठ जाते हैं किसके ऊपर? तो श्री पोट्टी रामुलु किस पे बैठ जाते हैं? तो ये आपके बैठ जाते हैं हंगर स्ट्राइक, ठीक है, हंगर स्ट्राइक। और हंगर स्ट्राइक पे जब बैठते हैं तो ये 56 डेज तक रहते हैं हंगर स्ट्राइक पे, और फिर इनकी हो जाती है डेथ। और जैसे डेथ होती है तो पूरे आपके साउथ इंडिया में क्या होने शुरू हो जाते हैं? तो दंगे होने शुरू हो जाते हैं। और याद रखना सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक पे कौन बैठा था भारत में? तो याद रखना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो पहली हंगर स्ट्राइक की थी वो कब की थी? तो आपके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो मूवमेंट था उसके अंदर उन्होंने की होती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनकी डेथ हो गई तो वहां पे दंगे होने लगे तो क्या हुआ? फर्स्ट स्टेट, याद रखना,
फर्स्ट स्टेट कौन सा बना, तो आपका आंध्र प्रदेश बना। कब? 1953। जिसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ किसके बिहाफ पर? लैंग्वेज के बिहाफ पर। तो अगर आपसे पूछे लिंग्विस्टिक बिहाफ पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था, तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अब धीरे धीरे दूसरे जो स्टेट थे उन्होंने भी इसकी डिमांड करना शुरू कर दी। अब जो दूसरे स्टेट ने डिमांड करना शुरू कर दी तो क्या उनको मिलेगा? तो सिंपल सा समझना, उस समय हमारे एक जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम क्या था? फैजल अली। ठीक है, फैजल अली। इन्होंने कमीशन बनाया, फैजल अली कमीशन। और फैजल अली कमीशन बनता है 1955 में, रिपोर्ट आती है। इनकी रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किसके बिहाफ पर होना चाहिए? लैंग्वेज के बिहाफ पर। और फिर बाद में किसका किया गया ऑर्गेनाइजेशन? स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। और याद रखना, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हमने क्या किया? बेसिकली एक अमेंडमेंट पास किया जिसको हम क्या कहते हैं? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। इससे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपने बहुत सारे स्टेट हैं जिनको हमने क्या किया? रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, जैसे गुजरात से उसको महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात को बनाया हमने। ठीक है, हमने आसाम से हटाकर नागालैंड को बनाया हमने, छत्तीसगढ़ हमने, उसके साथ साथ झारखंड और आपके उत्तराखंड, इन सबको बनाया। 2014 में लेटेस्ट हमने उससे आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया। ठीक है, 2020 में हमने क्या किया था, या 2019 में क्या किया था? हमने जम्मू कश्मीर को अलग किया और आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूटी बनाया। पहले स्टेट ही तो था, स्पेशल स्टेट। फिर बाद में हमने 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक ही यूटी बना दिया। तो ये सारे उसके बाद ही हुए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि इनका ऑर्गेनाइजेशन किसके बिहाफ पर हो सकता है? तो याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या तो किसके बिहाफ पर? लैंग्वेज, ठीक है, या किसके बिहाफ पर हो सकता है? ज्योग्राफी। दो ही चीजें जिनके बिहाफ पर अभी तक हो सकता था। अगर अब मान लो कैटेगरी के बिहाफ पर दे दिया गया तो इतनी सारी कैटेगरियां सब अपना स्टेट मांगने लग जाएंगी और हर कास्ट अपना स्टेट मांगेगी, तो उससे काम नहीं चलेगा। देश के अंदर जो देश की इंटीग्रिटी है वो टूट जाएगी कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली उनकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन बीटीपी जो है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, इन्होंने कहा कि हमें उसके बिहाफ पर मत दो, ट्राइब के बिहाफ पर हमें क्या करो, हमें इस बिहाफ पर दे दो कि 4 स्टेट है ना, इन 4 स्टेट में जो जंगल है ना, फॉरेस्ट, ये सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया, जो जंगल एरिया है ना, ये हमें दे दो और ज्योग्राफी के बिहाफ पे बना दो। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इससे क्या डिसीजन देता है, क्या नहीं देता। अगर बना तो 29 बनेगा, नहीं बना तो नहीं बना। ठीक है, लेकिन आज तक कैसे बना? तो लैंग्वेज के बिहाफ पर कैसे कैसे, तो सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान रखना। आज के दिन कितने स्टेट है? 28 स्टेट है, 8 क्या है? यूटीज हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कुछ नेक्स्ट कुछ डिटेल्स, जैसे डिमांड ऑफ भील प्रदेश डेट्स बैक टू 1913, गोविंदगिरी बंजारा, और ये वो सारी की सारी बातें हैं। जैसे कि आपके जो बोडोज है, जो आपके एथनिक और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? बोडोलैंड चाहिए, क्योंकि वो बोडो कम्युनिटी से आते हैं। तो क्या उनको दिया गया? अभी तक नहीं दिया गया। हाँ, उनको स्पेशल राइट्स जरूर दे रखा है और उन्होंने एक ग्रुप भी बना रखा है बोडो लिबरेशन टाइगर्स के नाम से। ठीक है, BLTF के नाम से। ठीक है, जिनका गवर्नमेंट ऑफ आसाम से बार बार एग्रीमेंट होता रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ताकि वो दूसरे स्टेट की डिमांड ना कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बोडोज वर ग्रांटेड द बोडोलैंड, लेकिन स्टेट नहीं है वो, अब बोडोलैंड कह देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, वरना तो सब मांगेंगे। कल को ब्राह्मण भी मांगेंगे, ठीक है, बनिए भी मांगेंगे, हर आदमी अपनी जाति के आधार पर मांगने लग जाएगा, तो देश तो वैसे टुकड़े में हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने जाने से पहले कहा था कि तुम लोग 10 साल से ज्यादा देश को नहीं चला पाओगे। तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतना खतरनाक, इतना कह सकता हूं कि कंफ्यूज करने वाला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि अगर कोई भागना भी चाहे तो एक दूसरे से उनको बांध रखा है। बात समझ में आ रही है? कहीं स्टेट की ऑटोनॉमी ज्यादा है, कहीं सेंटर की ज्यादा है। सेंटर गलत करना चाहे तो स्टेट बीच में आ जाता है, स्टेट करना चाहे तो सेंटर आ जाता है, कहीं प्रेसिडेंट आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। सब कुछ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है तो पार्लियामेंट उसमें इंटरफेयर कर देगी। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाया गया कि आज इतने सालों के बाद आज हम यहां पर खड़े हैं कि उस समय नहीं टूटे तो अब भी नहीं टूट पाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हुआ तो 29 स्टेट बनेगा। एग्जाम में जो पूछेगा उन सारी कुछ चीजों को, कुछ पॉइंटों को आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने पंचायती राज बनाए। तो ये कह रहा है कि जो ये स्टेट है ना, जिनमें इन लोगों को लगता है कि यार हम पिछड़े हुए, हम बैकवर्ड हैं, हमें अलग स्टेट चाहिए, हम बिलों को कुछ नहीं मिलता, इनके लिए क्या करना चाहिए? हमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, जो ग्राम पंचायत है, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ी थी, ग्राम पंचायत को आर्टिकल 243 मिला था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इनको वहां पर इनके राइट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो ना, इनको पावर ज्यादा दे दो। तो इन भीलों को या इन सभी कास्ट के लोगों को, कैटेगरी के लोगों को लगेगा कि यार हमारा भी है इस सरकार में कुछ लेना देना है, हम भी अपने, हमारे पास भी पावर है।
अगर आप इनको ऐसे नेग्लेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा एक एक्ट आया था पेसा, क्या नाम था उसका, पेसा। कब आया था, 1996। क्या था पेसा, इसमें बेसिकली एक आ गया था कि जो आपका मैं कह सकता हूं कि जो आपका शेड्यूल्ड एरियाज था ना, उन शेड्यूल्ड एरियाज में किसको, या शेड्यूल्ड एरियाज में किसका एक्सटेंशन, पंचायत का। तो मैं कह सकता हूं कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये कौन सा एक्ट था, पेशा। कब आया था, 1996। कि भाई जो पंचायती राज है ना, उनको एसटी एससी जो एसटी है, जो शेड्यूल्ड एरिया, वहां तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि उन ट्राइबल लोगों को भी लगे कि वो जब मान लो ट्राइबल लोग रहते हैं, उनको कोई राइट नहीं मिलता, बेचारे जंगल में रह रहे हैं, घास फूस बेच के खा रहे हैं, या कुछ भी अपना शहद बेच रहे हैं, कुछ कर रहे, यही करते हैं, लकड़ियां बेचते हैं, इनको ग्राम पंचायत में ऐड करो, इनको भी पैसा मिलेगा, सरकार की तरफ से फंड मिलेगा। तुमको पता है कि फाइनेंशियल बोर्ड बने होते हैं, ये आपको पैसा देते हैं, सेंटर स्टेट हर जगह बने होते हैं। तो इनको जब तुम कनेक्ट करोगे सरकार से, तो अल्टीमेटली इनका डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा। तो ये क्यों डिमांड करेंगे सेपरेट स्टेट की, बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था, आर्टिकल 40 में महात्मा गांधी के कहने के बाद हमने ग्राम पंचायत को जोड़ा, क्योंकि ग्राम पंचायत क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ द नेशन। आपके किसी भी देश की बेसिक यूनिट क्या है, उसका गांव, ग्राम पंचायत। उस गांव को सॉलिड कर दो, उस गांव को पावरफुल बना दो, ताकि अगर हर गांव पावरफुल हो जाएगा, भारत में 6,40,000 के आसपास गांव थे 2011 में, अगर ये सारे गांव पावरफुल हो गए तो एक दिन ऐसा होगा देश अपने आप पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अगर ट्राइब्स पीछे छूट गई हैं और ट्राइब्स कहती हैं कि नहीं, हमें पिछड़ापन महसूस होता है तो हम स्टेट बनाएंगे, क्यों, उनको पेसा एक्ट में लो, उनको भी ग्राम पंचायत के बेनिफिट दो, ताकि वो डिमांड ही ना करें। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सा था, पेसा एक्ट। तो ये कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन को चाहिए कि भाई इनको स्पेशल पैकेज दे दो। जैसे आपने देखा होगा 11 स्टेट को स्पेशल पैकेज मिलता है, तेलंगाना को दिया गया जब ये लास्ट बना। तो इन स्टेट में लोगों को लग रहा है कि भाई तुम्हें पैसा नहीं मिल पा रहा, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो भाई इनको स्पेशल क्या दे दो, पैकेज दे दो। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन था, उसने कहा था कि 32% से बढ़ाकर जो पैकेज है 42% कर दो। अभी आपने देखा बिहार और जो आपका आंध्र प्रदेश है, उसने मांगा स्पेशल स्टेटस। तो अल्टीमेटली उन लोगों को दोनों स्पेशल स्टेटस जहां पर उन लोगों को नीड है। बात समझ में आ रही है। तो सरकार ये भी कह सकती है कि इन स्टेट को क्या दे दिया जाए, स्पेशल स्टेटस, ताकि ट्राइब्स के जो ट्राइबल लोग हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनको जो इनकम ऑफ जो सोर्स है वो सब बढ़ाए जा सके। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ सोल्यूशन है जो हमें करने चाहिए। ठीक है। नीति आयोग एस्पायरेशनल डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये चला था, एडीपी, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट थी, जो पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट थी, उनको प्रमोट करना, उनको आगे लेकर आना। ठीक है। कुछ कुछ नई स्कीम्स लगाकर, ताकि उन लोगों को ये फील ना हो कि तुम्हारी सरकार में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। इसलिए तो भी लोग चाह रहे हैं कि हमारा कोई जान पहचान वाला नहीं है, हमारा कुछ होता ही नहीं है, हमें तो प्रदेश दे दो। बात समझ में आ रही है। तो सरकार इनको पॉइंट बनाकर उनको अलग से फैसिलिटी देकर इसको रोक सकती है। अगर बना तो 29th बनेगा, और उसके बाद जो होगा हम उसको देख लेंगे। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है। जैसे कौन कौन से स्टेट अभी तक बने हैं, तो यहां पर एक लिस्ट आपके सामने, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। जैसे आंध्र प्रदेश 1953, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987, आसाम 1950, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब। ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है। हरियाणा कब अलग हुआ, जैसे 1966। तो एक काम करना, स्टार्टिंग के 3 पढ़ लेना, लास्ट के 3 पढ़ लेना। ठीक है। सारे पढ़ोगे तो हो सकता है कि ना भी ध्यान रहे। ठीक है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ठीक है। जैसे लास्ट में अगर रैंडमली लिखे हुए हैं इसके अंदर, त्रिपुरा 1972, तेलंगाना 2014, देखो तमिलनाडु 1956। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जस्ट पढ़ लेना। ठीक है। इसको त्रावणकोर, कोच्चि, इनसे अलग करके बनाया गया। ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।